इवनिंग दोस्तों, स्वागत आप सभी प्री बीएड के स्टूडेंट का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की बात ना करते हुए दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान, इससे संबंधित टॉप 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे जो आपकी आने वाली प्री बीएड यानी कि पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। यहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में लगभग 1 से लेकर के 2 यानी कि 3-4 प्रश्न भी बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज का इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इसको एंड तक देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों, और ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आपका फर्ज है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतियोक्सी कारक नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक प्रतियोक्सी कारक नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा एस्पार्टेम। क्या आ जाएगा? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम दोस्तों ये क्या है? प्रतिऑक्सीकरण वे अणु होते हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रतिऑक्सीकारक वे अणु होते हैं जो अन्य अणुओं को ऑक्सीकरण से बचाते हैं या अन्य अणुओं की ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो दोस्तों इनमें से विटामिन ई अपने क्या है ऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक है। ग्लाइकोपिन ऑक्सीकारक है, ठीक है, और सेलेनियम प्रतिऑक्सीकारक है। लेकिन एस्पार्टेम दोस्तों ये अपने प्रतिऑक्सीकारक के अणु में शामिल नहीं होता। तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके सामने इनको पेश कर रहा हूं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों पक्षियों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी दोस्तों। ठीक है, ये अपने प्रयोगशाला सहायक विज्ञान का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए जो इसका इससे अन्य भी बात करें दोस्तों तो इचिथियोलॉजी दोस्तों मत्स्य विज्ञान से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित, और पोमोलॉजी दोस्तों अपने फलों से संबंधित है, और एंटोलॉजी अपने कीट विज्ञान से संबंधित है, और वहीं ऑर्थोलॉजी अपने पक्षियों से संबंधित है जो अभी हमने बात कर ली। ठीक है, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं कि हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्नलिखित में से किस दिनांक को मनाया जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों, हर वर्ष विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस अपने 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आवाज की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, यानी कि इनमें से किसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। दोस्तों बात करें इसका जो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों, कौन सा आ जाएगा? इसमें से पुरुष आ जाएगा दोस्तों, ना कि औरत। क्या आ जाएगा? पुरुष। पुरुष की दोस्तों आवाज है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है, महिलाओं के मुकाबले। इसके बाद बात करें दोस्तों छठे इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता। छठा प्रश्न है कि तेल पानी में क्यों नहीं घुलता। दोस्तों अपने तेल पानी में इसलिए नहीं घुलता, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण नहीं घुलता, यानी कि तेल के अणु पानी के अणुओं से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता। इसके कारण बात करें, इसकी व्याख्या बात करें तो तेल के अणु पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते। आपने अगर आपके पास साइंस होगी तो आप हाइड्रोजन अणु के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपने 9th-10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हाइड्रोजन बंध के बारे में। ठीक है, उसी से ही कुछ अणु जो अणु होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता। ठीक है, यानी कि तेल के अणु पानी के अणु से ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए तेल है वो पानी में नहीं घुलता। ठीक है, ये इसका सिंपल सा आंसर है। इसके अलावा सातवां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर कितनी होती है। दोस्तों सौरमंडल में सामान्य ताप पतन दर की बात करें वो दोस्तों होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, यानी कि 1000 मीटर ऊंचाई पर जो इसकी मीटर ऊंचाई है, इसकी जो सामान्य पतन दर है यानी कि ताप है वो दोस्तों 6.5 डिग्री होता है अपने किसका? सौरमंडल का ताप। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। जिस पर विमान वगैरह उड़ते हैं वो सौरमंडल में उड़ते हैं। अगला आठवां प्रश्न है कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है। दोस्तों मृग तृष्णा क्या होती है? आपने देखा होगा कि आप जब गर्मियों के दिनों में
आप किसी भी सड़क पर, जो डामर की निर्मित सड़क होती है, उस पर चलते हो तो आपको पता होगा कि आगे ऐसा लगता है कि जैसे पानी का कुंड भरा हुआ हो, लेकिन दोस्तों वो क्या है, मृग तृष्णा है। क्या है वो? मृग तृष्णा है। वहां से अपन को महसूस होता है कि पानी है, लेकिन हम जैसे उसके पास जाते हैं तो अपन को दिखना बंद हो जाता है। ये अपने प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, इसलिए दोस्तों अपन को मृग तृष्णा दिखाई देती है। ऐसा ही रेगिस्तान के अंदर भी होता है, मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल के जो जीव जंतु है उनको सामने से ऐसा लगता है कि आगे, मरुस्थल के आगे क्या है, पानी है, लेकिन कुछ दूरी पर जाते ही उनको दिखना बंद हो जाता है और वही चीजें फिर वापस उनको आगे दिखाई देती है। तो इस तरह जो जीव जंतु है मरुस्थल के, उनको भ्रमित हो जाते हैं वो, और इसलिए वो पानी से प्यासे भी मर जाते हैं कई बार। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको ये बातें आपको पहले से पता थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण आपसे पूछ रहे ना, तो आपको कारण में बताना है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है, यही इसका कारण है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकालीन में ठंडा क्यों हो जाता है? इसका कारण क्या है? यानी कि जो मिट्टी के घड़ों में जो पानी होता है वो ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है वाष्पीकरण इसका कारण है। गांव में ज्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है, मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों का उपयोग किया जाता है पानी को रखने के लिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले 10वें प्रश्न की ओर। चलिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? दोस्तों हवा में आर्द्रता का मापन दोस्तों अपन किस यंत्र के द्वारा करते हैं, और उस यंत्र का नाम है दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा अपन हवा में जो आर्द्रता है यानी कि नमी है उसको माप सकते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला 11वां प्रश्न दोस्तों कि आलू के चिप्स आदि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उनकी पैकेजिंग यानी कि उनकी जो अंदर की जो पैकेजिंग होती है उसमें कौन सी नामक अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर आपने चिप्स वगैरह के पैकेट वगैरह देखे होंगे या फिर आप खाते भी होंगे खूब, तो उसमें जो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन कई लोग बात कहते हैं कि इसमें तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है दोस्तों, इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स वगैरह खराब ना हो। ठीक है, कुरकुरे में ये नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसके बारे में व्याख्या की बात करें दोस्तों, छोटी सी व्याख्या है कि नाइट्रोजन गैस लंबे समय तक स्नैक्स यानी कि जो अपने आलू के चिप्स वगैरह होते हैं या फिर जैसे कुरकुरे वगैरह होते हैं उनको क्रिस्पी बनाए रखती है तथा बैक्टीरिया के पैदा होने से खतरे को बचाए रखती है। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न दोस्तों कि चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों चिकित्सा के जनक के रूप में दोस्तों अपने हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा के जनक के नाम से जाना जाता है। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें 13वें इंपोर्टेंट प्रश्न की, तो ECG की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ECG की फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों, क्या बतानी है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बतानी है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ अपने ECG की फुल फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसके बाद आपको बताना है दोस्तों 15वें प्रश्न का आंसर कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक सूचक है? दोस्तों प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक में आता है लिटमस पत्र का आपने प्रयोग भी कई बार किया होगा। ठीक है, अगर आपने 9th 10th 11th 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने लिटमस पत्र के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, वैसे इसके बारे में व्याख्या के रूप में बात करें तो लिटमस पत्र की व्याख्या क्या होती है कि फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा लिया जाता है, जिससे नीला लिटमस पत्र तथा लाल लिटमस पत्र प्राप्त होता है। किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है, और यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी कि बेस और एसिड के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, इसको मापने का कार्य करता है लिटमस पत्र। और दोस्तों ये क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। क्या है? प्राकृतिक सूचक है, जिससे अपने जो पर्यावरण है उसको बिल्कुल भी कोई भी हानि नहीं होती। ये अपने क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी है? यानी कि अगर हम सूखे पौधों की डंडियों को अलग करें यानी कि अन्य के कणों को अलग करें, जैसे आपने गेहूं देखा है, अपने गेहूं को आपने उन पेड़ों से, गेहूं के पौधों से आपने किस तरह से अलग किया है? वो दोस्तों आपने थ्रेसिंग के कारण किया है, तो थ्रेसिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ बात करें 16वें इंपोर्टेंट प्रश्न की, तो भारत में चिकित्सीय संगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई? यानी कि हम चिकित्सा के आधार पर यानी कि हम गर्भपात का पता नहीं लगा सकते कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की, तो ये दोस्तों कब से इस पर कानूनी रोक लगी थी? ये लगी थी 1971 से कानून ने इस पर रोक लगा दी गई थी भारत सरकार के द्वारा। चलिए इसके बाद 17वें इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करें कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहां स्थित है?
होता है दोस्तों, सहेली नामक एक गर्भ निरोधक गोली होती है, वो दोस्तों अपने एक संस्थान के द्वारा उसको विकसित किया जाता है। लेकिन आपसे संस्थान पूछ ले कहां पे है, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों क्या लखनऊ में है। लो लखनऊ क्या कहां पे है, लखनऊ अपने यूपी में है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ सकता है 18वां प्रश्न कि निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है। दोस्तों इनमें से कौन सा ग्रह है वो सबसे कम सघन है, दोस्तों इनमें से अपने शनि है वो सबसे कम सघन ग्रह में आता है। इसके बाद 19वां प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इनमें से सौर परिवार का कौन सा इनमें से सदस्य नहीं है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों उल्काएं अपने सौर परिवार का सदस्य कभी भी नहीं हो सकती। क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, लेकिन उल्काएं हैं, उल्काएं पिंड होते हैं, वो दोस्तों दूसरे ग्रह से आते हैं और अपने ग्रह में प्रवेश कर जाते हैं और कई बार तो अपनी धरती पर भी आते हैं। जो अपने तारे वगैरह टूटते हुए देखे हैं ना, वो दोस्तों उल्काएं हैं, ना कि वो तारे हैं। क्या है, उल्का पिंड है वो दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 20वां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, तो वो लिटमस है। ठीक है, लेकिन अब यहां पे बात आ गई संश्लेषित सूचक की। तो संश्लेषित सूचक दोस्तों आपसे पूछ रहे थे, आपको बताना है फिनोल्फथीन। क्या बताओगे, फिनोल्फथीन अपनी क्या है दोस्तों, संश्लेषित सूचक है। इसके बाद 21वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी जो बल्ब होते हैं आपके यहाँ पे यूज भी होते हैं, उसका पूरा नाम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड अपने एलईडी का पूरा नाम है दोस्तों। ये रीट एग्जाम 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 22वां इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। यानी कि सूर्य से सबसे पहले नजदीक, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, यानी कि इस तरह से अपन को क्रम के रूप में बताना है। तो आप सबको पता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो अपने बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद अपनी पृथ्वी आती है, फिर अपने मंगल आता है। तो राइट आंसर थर्ड। चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम कौन सा है। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कौन सी थी, थ्रेसिंग। तो इसमें भी क्या आ जाएगी दोस्तों, इसमें भी अपने क्या आ जाएगी, इसमें भी अपने थ्रेसिंग ही आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थ्रेसिंग ही इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना दोस्तों, ताकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर और कुछ व्यूज बढ़ सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं 24वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की। तो 24वां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया था। यानी कि सबसे पहले जो गोल्जी उपकरण है उसको किसने वर्णित किया था। तो दोस्तों इसको सबसे पहले वर्णित किया था अपने कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी के द्वारा सबसे पहले वर्णित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 25वां प्रश्न दोस्तों कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है। यानी कि सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है। तो इसका संरक्षण का उदाहरण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग के कारण ही आज सारे ग्रह हैं वो एक दूसरे से दूरी पर स्थित है, ना ही वो किसी से टकराते हैं। अगर कोणीय संवेग खत्म हुआ तो ये सारे ग्रह हैं वो खत्म हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अपने दोस्तों बीएसटीसी पीटीटी के जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसकी जो कॉपी है उसको लगाइए दोस्तों, ताकि सबको पता चले कि राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से भी बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी करवाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों बात करें 26वें प्रश्न की। तो 26वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आप सबको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की तरह प्रयुक्त होता है। यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा अवमंदक प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों अपने भारी जल प्रयुक्त होता है। कौन सा भारी जल प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि लवणीय जल में पाए जाने वाली खाने योग्य मछलियों के उदाहरण कौन सा है। यानी कि लवणीय जल में, यानी कि नमक के जो पानी होता है, लवणीय जल होता है वो, उसमें जो नमक के जल में जो पाई जाने वाली जो मछलियां होती हैं वो दोस्तों अपन कौन कौन सी मछलियों को अपन खा सकते हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों हमें इनमें से कॉमन कॉर्प व कतला मछली को आसानी से खा सकते हैं और इसके बाद रोहू को भी हम आसानी से खा सकते हैं, लेकिन पॉम्प्रेट को नहीं खा सकते, हिल्सा व सार्डिन को नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जहरीली और कंटीली होती है दोस्तों। तो राइट आंसर अपना ए व बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए दोस्तों
दोस्तों अपने किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़ी बड़ी प्रयोगशाला सहायक जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका यह प्रश्न है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, और वो है दोस्तों यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इसका राइट आंसर अपने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कि एक स्रोत 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है लेकिन प्रेषक से 390 हर्ट्ज सुनता है, यह इस कारण है, किस कारण सुनता है वो दोस्तों ये वो श्रोता है वो इसलिए सुनता है क्योंकि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्योंकि प्रेषक स्रोत से दूर जा रहा है। इसलिए क्या हो जाए, प्रेषक है वो स्रोत से दूर जा रहा है। यानी कि एक स्रोत है, यानी कि मान लीजिए ये डॉट है, ठीक है, और ये क्या है, ये अपने स्रोत है, वो 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है। यानी कि ये इस डॉट को यानी कि आवाज मार रहा है कि रुक भाई रुक, ठीक है। ऐसे इस तरह से 400 हर्ट्ज आवृत्ति की क्या मांग रहा है, ये अपने ध्वनि उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन प्रेषक को इसे 390 हर्ट्ज सुनाई देता है। यानी कि मतलब कि वो प्रेषक कहां जा रहा है, लेकिन वो प्रेषक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसको 10 कम सुनाई दे रही है। यानी कि प्रेषक स्रोत से दूर जा रहा है, इसका ये मुख्य कारण आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है। रेस्पिन औषधि दोस्तों अपने किससे प्राप्त होती है, ये अपने राउलोफिया सरनेप्टिना से प्राप्त होती है। ठीक है, सरपेंटिना से प्राप्त होती है, राउलोफिया सरपेंटिना से अपने रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि ड्रार्विन फिंचेस अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है। जो ड्रार्विन फिंचेस होते हैं दोस्तों, ये एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के पक्षी हैं, वो दोस्तों चोंच के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चोंच के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि दंत मंजन को सफेद बनाने के लिए रसायन का नाम बताइए। यानी कि जो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो, जैसे कोलगेट कोई भी, वो दोस्तों वो सफेद, वो दंत मंजन है वो सफेद, उसको सफेद बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, उस रसायन का उपयोग है दोस्तों TiO2। क्या है, TiO2 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पे स्थित है। यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहां पे स्थित है। और दोस्तों ये जो राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन है वो दोस्तों अपने अजमेर में स्थित है। कहां पे, अजमेर में। ठीक है, यह संस्था सैटेलाइट के जरिए उपजाऊ जमीन तथा बंजर जमीन का सर्वे करती है। ठीक है, ये यहां से आपको बातें पता होनी चाहिए। चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न को मिलाइए। अपन निम्न को मिला सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं मिला सकते। एक तरफ है अपनी कुछ कल्चर के नाम और उसकी संबंधित खेती, ठीक है, तो मिला सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसको मिला देंगे। दोस्तों आप सबको पता होगा, आप सबको पता है एपीकल्चर अपने मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और सिल्वीकल्चर दोस्तों अपने वन वर्धन से शामिल है, और वर्टिकल्चर अपने अंगूर की खेती से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका फोर्थ राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बिल्कुल सरल प्रश्न है कि समुद्र विज्ञान का जनक कौन है। दोस्तों समुद्र विज्ञान का जनक आपसे पूछ ले तो आपको एक लाइन में आंसर देना है, और उसका राइट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल दोस्तों सबको पता है, होमेथ्यू मोरे। कौन है, होमेथ्यू मोरे अपने समुद्र विज्ञान का जनक है। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो विज्ञान की इस शाखा में समुद्र, तटीय क्षेत्र, तटीय जल, ओशन बेड, समुद्री जीवों आदि का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को ओशनोग्राफर कहते हैं। अगर आप में से कोई भी समुद्र वैज्ञानिक बने और समुद्र के बारे में रिसर्च वगैरह करे तो आपको ओशनोग्राफर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओशनोग्राफर कहा जाएगा। इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अगर आगे की ओर झुक जाता है तो क्यों झुक जाता है, क्योंकि उसका स्थायित्व बैलेंस नहीं होता। स्थायित्व बढ़ने के कारण वो पहाड़ से आगे की ओर झुक जाता है, झुक के चलता है वो। यानी कि व्याख्या की बात करें तो जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमारा गुरुत्वीय केंद्र यानी कि जो ग्रेविटी पॉइंट होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इसे संतुलित करने के लिए हमें भी आगे
होकर चलना पड़ता है, नहीं तो हम अपना संतुलन खो सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका मुख्य कारण है। इसके बाद अगला 38वां प्रश्न है कि CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान मतलब सीरी कहां पे स्थित है? सीरी दोस्तों आपसे पूछ रहे कि सीरी कहां पे है, तो सीरी अपने अजमेर में दोस्तों, कहां पे? अजमेर में। इसके बारे में बात करें डिटेल से तो इसकी स्थापना 1953 में हुई तथा वास्तविक कार्य 1958 से शुरू हुआ। यह मुख्यतः अर्धचालक युक्तियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली तथा इलेक्ट्रॉनिक नालियों के क्षेत्र में शोध के लिए कार्यरत है अपनी श्री। ठीक है, यह बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद 39वां इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है दोस्तों, अपने किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1983 को स्थापित हुआ था। इसके साथ अगले प्रश्न की बात करें तो वैक्सीनेशन शब्द का लैटिन शब्द से प्रयुक्त जिसका संबंध है, यानी कि वैक्सीनेशन शब्द है वो किससे संबंधित है? वैक्सीनेशन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो है गाय से। किससे संबंधित है? गाय। यानी कि वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन, जो वैक्सीन होती है मतलब टीका होता है, वो टीका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अपनी गाय से संबंधित होता है, यानी उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है? दोस्तों पास्कल आपसे पूछा जा सकता है, पास्कल किसका मात्रक है? तो आपको बताना दोस्तों पास्कल अपने दाब का मात्रक है, प्रेशर का मात्रक है पास्कल। चलिए इसके साथ बात करते हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां दे रखी है और उनके मात्रक भी दे रखे हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पद्धति में 7 मूल राशियों व उनके मात्रक के अतिरिक्त 2 पूरक राशियों उनके मात्रक भी विद्यमान है। इसमें बात करें राशि, जैसे लंबाई का मात्रक पूछ रहे तो मीटर में हम लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं और विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। उसी के साथ ताप को दोस्तों हम केल्विन में मापते हैं और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। दोस्तों ये बात है आपको यहां से 7 मूल राशियों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद पूरक मात्रक दोस्तों समतल कोण को रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। ठीक है, ये बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। इसके बाद 42वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका कौन सा है? भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है बिना किसी झिझक के जाइकोव डी अपने भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल दोस्तों इनमें से किसमें नहीं होता? इसके बारे में आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता। किसमें नहीं होता ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल? दोस्तों खाद्य बीजों में परिरक्षक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता। वैसे कागज उद्योग में होता है, पेयजल को कीटाणुरहित करने के लिए होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए होता है, लेकिन खाद्य बीजों में परिरक्षक यानी खाद्य बीजों को संरक्षित करने के लिए इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं अपने किसको? ब्लीचिंग पाउडर को। इसी के साथ 44वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस दोस्तों अपने कब मनाया जाता है? अपने 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस। चलिए इसके बाद बात करें तो निम्न में से भारत के पशुधन एवं पालंट्री के नए पहचाने गए जर्म प्लाज्म के पंजीकरण को नोडल एजेंसी है। दोस्तों ये कुछ अटपटा प्रश्न है लेकिन इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल, अपने इससे संबंधित है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? दोस्तों वातावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों अपने कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1986 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर वृद्धि कहलाती है। विषाक्त पदार्थ यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर वृद्धि कहलाती है। उस लेवल की वृद्धि को दोस्तों हम जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न की बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां पे स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है मैसूर में है। कहां पे? मैसूर में है। चलिए इसी के साथ बात करें हवा की चाल मापी जाती है। हवा की चाल दोस्तों किस में मापी जाती है? आपको हवा की चाल मापनी हो तो आप किस में मापोगे? आपको एनीमोमीटर के रूप में, एनीमोमीटर से आपको हवा की चाल को मापी जा सकती है। चलिए इसी के साथ
अगले प्रश्न की बात करें तो जल का क्वथनांक होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये अपने जेल पैरी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पीकरण दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव्यमान या द्रव्यमान का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री में पूछ रहे हैं तो 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक पहुंचते पहुंचते जल है ना वो उबलने लग जाता है और वाष्पीकरण होने लग जाता है। ठीक है, और 212 फ़ारेनहाइट का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए इसके साथ बात करें किस जीवाणु के कारण दही नहीं बनता, सॉरी किस जीवाणु के कारण दही बनता है। तो किस जीवाणु के कारण बनता है दोस्तों दही, ये अपने लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण अपने दही जमता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। फलों का स्वाद दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है फलों का स्वाद। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछ रहे तो आपको बताना है मीटर। क्या है, मीटर अपने तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है। इसी के साथ दोस्तों चलिए अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत मेहनत होती है दोस्तों वीडियो बनाने में, मैं पसीना पसीना हो रहा हूं इस समय, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा दोस्तों जो आप कहोगे। चलिए 54वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि का उदाहरण है। दोस्तों अदिश राशि का उदाहरण आपसे पूछ ले, अदिश राशि में दोस्तों कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। अदिश राशियां जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा एवं दाब आदि, दाब, ऊर्जा आदि, ये क्या है दोस्तों, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण है। लेकिन इनमें से कौन सा है, इनमें से विद्युत धारा आ गया। देखो विद्युत धारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। विद्युत धारा अपने अदिश राशि का उदाहरण है। इसी के साथ आपको ये सभी राशियों के नाम याद रखने होंगे जो अदिश राशि है, और इनसे अलावा सभी हैं वो सदिश राशियां होती है। चलिए बात करें ओडोमीटर का संबंध किससे है। दोस्तों ओडोमीटर का संबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दूरी से संबंधित है ओडोमीटर। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है कि रसायन शास्त्री लुई पाश्चर किस मूल के थे। रसायन शास्त्री जो लुई पाश्चर थे दोस्तों, उन्होंने कई सारे वो प्रयोग किए थे। वो दोस्तों अपने कहाँ के थे, वो मैसूर के रहने वाले थे। कहाँ के थे, मैसूर के रहने वाले थे रसायन शास्त्री लुई पाश्चर। इसके साथ बात करें दोस्तों, इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं। दोस्तों अर्ग हो गया, जूल हो गया, कैलोरी हो गया, ये सभी दोस्तों, ये सभी के सभी दोस्तों ऊर्जा के क्या है, ऊर्जा की इकाइयां हैं। अर्ग हो गया, जूल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों मैसूर में है। कहां पे, मैसूर में है। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पे, मैसूर में है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जीव विज्ञान के जनक दोस्तों कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु है। चलिए इसके साथ बात करें अगले 60वें प्रश्न की। तो लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर यानी कि लेजर जो लाइट है उसकी खोज आपसे पूछ ले, ये लेजर लाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो थियोडोर मेमन के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों अपने चंद्रमा के पृथ्वी व सूर्य के बीच के आने से सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, और ये राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ 60 यानी कि 60-61 प्रश्न जो आपके दैनिक जीवन विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, और आपसे यहां से मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों 1 से लेकर के 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको पता लगे कि राजस्थान जी की ट्रेनिंग के माध्यम से फ्री में संपूर्ण तैयारी बीएसटी जीपीटी की करवाई जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।